हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा चल रहा था आधुनिक भारत के स्रोत, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें हमने लास्ट तक देख लिया था कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, इम्पोर्टेंट कब आए, कौन से एक्ट आए, कौन से एक्ट कब ख़त्म हुए, उस टाइम आपके वाइसराय कौन थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि नवीन साहित्य केंद्रों का विकास उस टाइम कैसे हुआ। देखो, जो हमारा 19th सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी थी, इस टाइम जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर था, जिसको हम बोल देते हैं अंग्रेजी साहित्य, उसके प्रावधान भारतीय काव्य ने अपने नएपन को दोबारा हासिल किया। जैसे आपके छंद, गीतात्मक, चतुष्पद, ऐसे नवीन जो रूप थे, इनके साथ सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था इस चीज़ में, जिसमें आपके काव्य के रूप को ही बदल डाला और मंच के लिए आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा दी। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने क्लासिकल, हमारा जो संस्कृत नाट्य होता था या पश्चिमी मंचन, दोनों को मिक्स करके एक नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया, एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में हमारा जो रोमांटिक काव्य बोलते हैं हम, जिसको स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का एक मुखरित प्रतिनिधित्व था। जैसे आपके एक थे उर्दू के मोहम्मद इकबाल, जिनका जन्म 1876 में हुआ था और 1938 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने, जैसे आपके हिंदी के निराला हो गए, बंगाली में आपके काजी नजरुल इस्लाम थे, मराठी में हमारे केशव सूत होते थे, मलयालम में जी शंकर कुरुप थे या सुब्रमण्यम भारती थे, और आपके जो तमिल राष्ट्रवादी कवि थे, इन सब के काल से ही संबंधित है हमारा नवीन साहित्य केंद्रों का विकास। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी में भारत में साहित्य पुनर्जागरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी रेजिनेंस का काल था। अंग्रेजों के आगमन, आधुनिक शिक्षा, मुद्रण प्रेस और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से भारतीय साहित्य में नए विचारों और नई विधाओं का क्या हुआ, एक विकास हुआ। इस काल में साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि आपका समाज सुधार, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण का एक प्रभावी माध्यम भी बन गया था। इतिहासकार आधुनिक भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को समझने के लिए इस काल के साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत उपयोग करते हैं। नवीन साहित्य केंद्रों के विकास के कारण क्या क्या हुआ था। देखो, जैसे इंडो यूरोपियन संपर्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या था, आपका उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। और जो आपकी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध टाइम पीरियड था, यानी कि हाफ सेंचुरी के बाद का टाइम था, इस टाइम ये उदित हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ। उस समय आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण लेखक थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाली उपन्यास था। ठीक है, जैसे इसमें आपका आनंद मठ आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई का मध्यकालीन गुजराती साहित्य इतिहास के काफ़ी बेहतरीन विद्वान थे। उनका जैसे प्रथम ही उपन्यास क्या था, हिंद आने ब्रिटेनिका। ठीक है, इन सब चीज़ों की एक शुरुआत चली थी उस टाइम पे। अगर हम बात करें कि भाई नवीन साहित्य केंद्रों के विकास के कारण क्या थे, क्या रीज़न थे, तो जो हमारे यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था, जैसे 1835 में मैकाले शिक्षा नीति कब आई? 1835 में आई थी। कब आई थी? 1835 में। ठीक है, 1833 के एक्ट से आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1835 में मैकाले शिक्षा नीति। बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि भारत में मैकाले शिक्षा नीति कब आई थी? 1835 में आई थी। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का क्या हुआ भाई? विस्तार हुआ, और भारत को यूरोपियन साहित्य और उनकी विचारधाराओं का क्या मिला? ज्ञान मिला। फिर जैसे आपका जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ, मुद्रण प्रेस हो गया, जैसे आपकी बुक्स छपनी स्टार्ट होगी, पत्र पत्रिकाएं होगी, या हमारे समाचार पत्र थे, इनका प्रकाशन तेजी से बढ़ा, साहित्य आम जनता तक पहुंचा इसके सहारे। फिर जैसे आपका जो वेस्टर्न
साहित्य था, पश्चिमी साहित्य का प्रभाव पड़ा, जिसमें आपके उपन्यास आ गए, नाटक आ गए, निबंध आ गए, लघु कथा आ गई। जैसे आपकी जैसे प्रेमचंद थे, ये क्या थे, एक उपन्यासकार भी थे और उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार भी थे। ठीक है, जैसे इनके कौन कौन से थे आपके देखोगे, रंगभूमि था, गोदान था, सेवा सदन था, प्रेमाश्रय था, ये उपन्यास थे। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ये क्या थी, इनकी छोटी छोटी लघु कहानियां थी, जिसमें इन्होंने क्या, जैसे ग्रामीण जीवन को अगर हम ये देखें कि उपन्यास में लाने का कार्य किसने किया था, आपके जो फणीश्वर नाथ रेणु थी उन्होंने किया। जैसे उनका मैला अंचल था, इस चीज़ से आगे बढ़ाया। और इसी डायरेक्शन में जैसे आपके विभूति भूषण बंदोपाध्याय थे, इनका जो पाथेर पंचाली था, ओडिया के मोहंती का प्रजा था, गुजराती के पन्नालाल पटेल का मैकलजीत था, मराठी में भालचंद्र नमाडे का कोसला, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी प्रमुख हो गई थी उस टाइम पे। और यहाँ पे फिर आपका क्या चला कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जैसे आपके राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया, स्वामी दयानंद थे जो आपके, जिन्होंने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने आपके सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय ने काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, आपके विवेकानंद जी थे। इन आंदोलनों ने साहित्य को नई दिशा दी और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। भाई साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बना, राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी भावना का इस चीज़ में प्रसार हुआ। अगर हम बात करें तो नई साहित्यिक विधाओं का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ भाई, कविताएं आई, पोएम्स आई, पुरानी भक्ति और श्रृंगार परंपरा के साथ जो आपके राष्ट्रवादी और सामाजिक चेतना का समावेश हुआ, इसमें उपन्यास आए आपके, जिससे कहानियाँ प्रस्तुत की गई, भारतीय समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया उसमें। जैसे आपका मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान था, ठीक है। नाटक हो गया आपका, सामाजिक कुरीति और अंग्रेजी शासन का अप्रत्यक्ष आलोचना की गई, इसके सहारे लघु कथाएं आई, ठीक है। लघु कथा जैसे आपके पोस्ट मास्टर था रविंद्रनाथ टैगोर का, काबुली वाला था, और भी ऐसे काफ़ी चीज़ें आई। निबंध आए, शिक्षा, राजनीति, समाज और धर्म पर विचार प्रस्तुत किए गए। अगर हम बात करें प्रमुख साहित्य और उनका योगदान क्या क्या है, तो प्रमुख साहित्य में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके 1877 में। वैसे ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म कई बुक्स में आपको 1876 भी देखने को मिलेगा, और 1938 में इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। इन्होंने किस भाषा में काम किया, उर्दू भाषा में काम किया, ठीक है। उर्दू के कवि थे ये, कवि नहीं कह सकते आप, ये हाँ कवि ही बोल लो एक तरह से, उपन्यासकार थे ये, साहित्यकार थे। इन्होंने जैसे राष्ट्रवादी कविता करी, आध्यात्मिक विचार पर ध्यान दिया, भारतीय संस्कृति का वर्णन किया, ठीक है। जैसे ना आपके अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपने एक गाना सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। ये किन की वो थी, मोहम्मद इकबाल की ही प्रसिद्ध रचना थी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध रचना क्या थी इनकी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, जिनको हम बोलते हैं निराला के नाम से ये फेमस थे। 1896 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। भाषा क्या थी, हिंदी। योगदान क्या दिया भाई, छायावाद के प्रमुख कवि थे, सामाजिक समानता और मानवतावाद पे काम किया। फिर जैसे आपके काजी नजरुल इस्लाम थे, ये किस भाषा पे काम किया, इन्होंने बंगाली भाषा पे काम किया, ठीक है। जो बंगाली में आपके काजी नजरुल इस्लाम थे, मराठी में आपके केशव सूत थे, ठीक है। और इनको विद्रोही कवि बोला गया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शासन का विद्रोह किया, समानता और मानवता का संदेश दिया। फिर जैसे आपके मराठी के केशवासूत थे, इनका योगदान क्या है भाई, आधुनिक मराठी कविता के जनक किनको बोला जाता है, केशव सूत को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, केशव सूत को बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि केशव सूत कौन है, आधुनिक मराठी कविता के जनक हैं, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार इन पे इन्होंने लिखा। फिर जैसे आपके मलयालम के जी शंकर कुरूप थे, इनका भी योगदान क्या था भाई, आधुनिक मलयालम साहित्य के प्रमुख कवि थे। भारतीय ज्ञान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मलयालम साहित्यकार थे। भाई जो मैं नोट्स लेके आई हूँ ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी मेहनत के बाद बनाए जाते हैं,
तो इनमें आप ये मत सोचना कि इनमें से क्वेश्चंस नहीं बनते, इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे आपके एग्जामिनर पूछ ले आधुनिक मराठी कविता के जनक कौन है, हम क्या कह देंगे भाई केशव सूत हैं। आधुनिक मलयालम साहित्य के प्रमुख कवि श्री जी शंकर कुरूप हो गए और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मलयालम साहित्यकार थे। फिर जैसे आपके तमिल के सुब्रमण्यम भारती हो गए, ठीक है, राष्ट्रवादी कवि थे, महिला शिक्षा का समर्थक करते थे, सामाजिक समानता पर काम करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित साहित्य होते थे इनके। तो देखो जैसे मोहम्मद इकबाल उर्दू भाषा के कवि थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इनकी प्रसिद्ध रचना थी। जैसे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि जो आपके निराला जी हैं हिंदी के थे, विशेष पहचान क्या है, छायावाद के थे। काजी नजरुल इस्लाम बंगाली भाषा के थे, विद्रोही कवि थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बारे में लिखते थे। केशव सूत थे, मराठी के थे, आधुनिक मराठी कविता के जनक बोले जाते हैं इनको। जी शंकर कुरूप थे, ये मलयालम भाषा पे इनका था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मलयालम कवि थे ये। सुब्रमण्यम भारती तमिल के भाषा का यूज करते थे, राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, अगर हम बात करें स्रोत के रूप में उपन्यास, देखो जो हमारा इंडो यूरोपियन संपर्क तब हम बढ़ा तो उसका सबसे पहला जो चीज़ हुई भारत में, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला आपके जो नॉवेल्स थे, आपके उपन्यास थे, एक नई साहित्य विधा के रूप में ये विकसित हुए। यानी कि जो हमारी 19th सेंचुरी थी इसके उत्तरार्ध में उदित हुए। कब हुए? जब हम जुड़े इंडो यूरोपियन संपर्क का ये एक रिजल्ट था। और अंग्रेजी साहित्य और यूरोपीय संपर्क के प्रभाव से भारतीय भाषाओं में उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते थे, बल्कि उनमें उस टाइम में जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, हमारी इकोनॉमिक क्या थी, संस्कृति क्या थी, हमारी राष्ट्रीय चेतना क्या थी, उसका एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में उपन्यासों का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंगाली उपन्यासकार थे। जैसे इनका आनंद मठ था जिसमें आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम था। ठीक है, जैसे आपके सबसे पहले कौन से आ जाएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म कब हुआ? 1838 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1894 में। आधुनिक भारतीय उपन्यास के अग्रणी लेखक थे और बंगाली साहित्य के महान उपन्यासकार थे। इनकी रचना कौन सी थी? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आनंद मठ। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, डेट भी पूछता है, इसको याद रखना। ईयर को 1882 में आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था। इसमें सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित था। किस विद्रोह पर आधारित था आनंद मठ? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है और राष्ट्रीय चेतना को प्रबल किया। फिर जैसे आपके गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी आए, कहाँ से थे ये? गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजराती भाषा के थे। इनकी रचना कौन सी थी? सरस्वती चंद्र। इसके अंतर्गत आपके महिलाओं की स्थिति की बात की गई थी, समाज सुधार की बात की गई थी, पारिवारिक जीवन की बात की गई थी और तत्कालीन गुजराती समाज का चित्रण प्रस्तुत किया था। कौन थे? गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी। फिर जैसे आपके नंद शंकर मेहता थे। नंद शंकर मेहता की प्रमुख रचना करण घेलो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये पहला गुजराती ऐतिहासिक उपन्यास था। कौन सा? करण घेलो। नंद शंकर मेहता का गुजरात के अंतिम राजपूत शासक जो करण बाघेल था, बाघेला, उन पर यह आधारित था। कौन सा? आपका करण घेलो। फिर आपके प्रेमचंद जी आ गए। 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इनको और महान उपन्यासकार माना जाता है। उपन्यास सम्राट बोले जाते हैं। उपन्यास सम्राट किनको बोला जाता है? आपके मुंशी प्रेमचंद जी को बोला जाता है और ये यथार्थवादी साहित्य के प्रमुख लेखन हैं। जैसे कि अगर हम उपन्यास की बात करें तो इनके तो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, स्टार लगा के चलो। ठीक है, जैसे सेवा सदन कब आया था? 1919 में प्रकाशित हुआ था। महिला जीवन पर बात की थी, आपके जो वेश्यावृत्ति होती है इस पे बात की थी, समाज सुधार की बात की थी। जैसे प्रेमाश्रय कब प्रकाशित हुआ था? 1922 में। प्रेमाश्रय कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। इसमें किसान और जमींदारी पे बात की गई। बात क्या की गई? मतलब इस
इन्होंने इन उपन्यास में ये सब चीज़ें लिखी थी। जैसे आपका रंगभूमि आया 1924 में। अगर किसी चीज़ के अंदर का याद नहीं हो तो सिर्फ ये याद रखना कि इनके उपन्यास कौन से थे। सेवा सदन था, और कौन सा था, प्रेमाश्रम, और कौन कौन सा था इनका, कौन कौन सा था इनका, रंगभूमि, और कौन कौन सा था इनका, निर्मला, कौन कौन सा था, निर्मला। निर्मला किस पे था, दहेज प्रथा पर और बाल विवाह पर। जैसे फिर आपका गबन था, ठीक है, 1931 में। इसके अंतर्गत हमारे मध्यम वर्ग, लालच और नैतिक पतन की बात की गई। और कौन सा था, कर्म भूमि, कौन सा था, कर्म भूमि, राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार पे लिखा। गोदान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब प्रकाशित हुआ था गोदान, 1936 में। इसमें भारतीय किसान जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण प्रस्तुत किया, गरीबी का, शोषण का, जमींदारी व्यवस्था का। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन दिखे थे, होरी और धनिया। किस किस ने देखा है गोदान, यूट्यूब पे है भाई, देखना जाके, बहुत इंटरेस्ट आता है इसको देखने में। जैसे आपके फणीश्वर नाथ रेणु थी। फणीश्वर नाथ रेणु कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, अभी मैंने आपको, ये एक फीमेल थी। इनका एक मेला आंचल है जो ये इसमें इन्होंने गांव के लाइफस्टाइल को दिखाया था, मतलब उसके बारे में लिखा था, गांव के लाइफस्टाइल के बारे में। आंचलिक उपन्यास था, ग्रामीण स्तर पर दिखाया गया था। स्वतंत्रता के बाद समाज कैसा था, इस पर बात की गई थी। जैसे आपके विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट पथेर पंचाली, बहुत बार एग्जाम में आती है। किसकी है, पथेर पंचाली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की। इसका महत्व क्या था भाई, बंगाल के लोगों का ग्रामीण जीवन कैसा था, गरीबी, इनका नेचर, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। जैसे आपके मुल्क राज आनंद, इनका अनटचेबल अस्पृश्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1935 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास, मुल्क राज आनंद का। ठीक है, कब हुआ था, मुल्क राज आनंद का 1935 में हुआ था। अनटचेबल, कौन सा था, अनटचेबल। जैसे आपके एक थे इच्छाराम, सूर्यराम देसाई, याद आ गया मुझे ये बीच में, ठीक है, ये गुजरात के थे, गुजराती उपन्यासकार थे, बहुत अच्छा। इनका उपन्यास कौन सा था, हिंद आने ब्रिटानिका, ब्रिटानिका, ठीक है, राजनीति के ऊपर था ये। किसके ऊपर था, राजनीति के ऊपर था ये। जैसे अगर हम बात करें मुल्क राज आनंद की, तो जैसे इनका अनटचेबल था, कूली था, और राजा राव का कौन सा था, कांथापुरा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कूली और ये अनटचेबल, ये तो भाई आया है आपके एग्जाम में। जैसे ना जो ये कांथापुरा था, इसमें गांधीवादी आंदोलन की बात की गई है, ग्रामीण जीवन की बात की गई है। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935 का। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का स्तर क्या था, बाल जीवन कैसा था, सामाजिक परिवर्तन कैसा था, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो देखो आपके मुंशी प्रेमचंद जी का कौन कौन सा था, रंगभूमि 1924 में आया, गोदान 1936 में आया, सेवा सदन 1919 में आया, प्रेमाश्रय 1924 में हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें और जैसे मुल्क राज आनंद और राजा राव का, जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास कौन से थे, अनटचेबल 1935 वाला, कंथापुरा 1938 में। ठीक है, इसमें आपके सामाजिक और राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया गया है। आर के नारायण का क्या था, स्वामी एंड फ्रेंड्स। फिर हमारी क्या जाती है, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियाँ। लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, जैसे इनका पोस्ट मास्टर 1891 में आया, काबुली वाला 1892 में आया, जिसमें आपके ग्रामीण भारत को दर्शाया गया है। और फिर आपके प्रेमचंद जी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो लघु कहानियाँ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में भारतीय साहित्य में शॉर्ट स्टोरी जो हमारी लघु कहानियाँ हैं, इनका विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और जो ये विकास था, यह आधुनिक साहित्य की एक प्रभावशाली विधा बनी, जिसमें कम शब्दों में समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानव जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया।
इतिहासकार लघु कहानियों का उपयोग तत्कालीन भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में करते हैं। अगर आप बात करें कि कौन कौन है, तो इसमें आपके रविंद्रनाथ ठाकुर आ जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कह दो, या हम इनको, हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगर ठाकुर से याद ना हो तो रविंद्रनाथ टैगोर कह दो। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भाई, आधुनिक भारतीय कहानी के प्रमुख लेखक बोले जाते हैं। इनका आया था कौन सा? पोस्ट मास्टर 1891 में, काबुली वाला 1892 में। ठीक है, प्रेमचंद जी हिंदी उर्दू के महान कहानीकार थे। कौन कौन सा था इनका? जैसे कफन था, पूस की रात थी, नमक, कफन हो गया, पूस की रात होगी, नमक का दरोगा हो गया, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ये सब चीज़ किनकी थी? मुंशी प्रेमचंद जी की थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? आपका चित्रकला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बढ़िया हम। कंपनी चित्रकला हो गया, जैसे 1857 के विद्रोह की चित्रकाली होगी, काली घाट चित्रकला हो गया, कला स्कूल हो गए आपके, और इनका हमारे राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, ये करके ख़त्म कर देंगे हमारा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम लेके आएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपागम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।